500 प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज हुए हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में। इनको शॉर्ट फॉर्म में ना कहीं कहीं आपको POW लिखा मिलेगा, POW, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर वो होते हैं जो जब दो कंट्रीज के बीच में फाइट चल रही है तो एक दूसरी कंट्रीज के जो आर्मी है उनको अपने कस्टडी में ले लेती है, ठीक है। तो वॉरफेयर में तो उनको बोलते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जैसे हम लोग एक पढ़ेंगे इंडियन नेशनल आर्मी, INA, जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, ठीक है। INA पढ़ेंगे हम इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल आर्मी, वो सब प्रिजनर ऑफ वॉर थे। जो INA के सोल्जर्स थे वो सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1 और 2, स्पेसिफिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट या गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में था तो हम इंडिया के उस पार्ट को बोलते थे ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब ब्रिटिश आर्मी थी इनडायरेक्टली, लेकिन इंडियन आर्मी, इंडियन पर्सनल्स थे वो जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइट करेंगे, ठीक है। तो जर्मनी जो है उनको डिटेन कर लेगा, बंदी बना लेगा, ठीक है। तो बाद में वो INA बनेगी, इंडियन नेशनल आर्मी। तो प्रिजनर ऑफ वॉर काफी जगह ये वर्ड यूज होगा, ठीक है। यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है। रीजन, यूक्रेन वांट्स टू ज्वाइन नेटो। यूक्रेन जो है वो नेटो ज्वाइन करना चाह रहा है, ठीक है। नेटो पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाह रहा है और रशिया ये चाह रहा है कि यूक्रेन नेटो ना ज्वाइन करे, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। नेक्स्ट है यूएन बॉडी कॉल ऑन ह्यूथीज टू स्टॉप देयर अटैक ऑन शिपिंग इन रेड सी। ह्यूथीज जो है ये मिलिटेंट ग्रुप है यमन का। तो ह्यूथीज किससे रिलेटेड है? ये यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ह्यूथीज आर रिलेटेड टू विच कंट्री। तो ये यमन से रिलेटेड है, यमन का मिलिटेंट ग्रुप है ये, ठीक है। रेबल मिलिटेंट ग्रुप भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया पे अटैक करते हैं बहुत बार, ठीक है। और अभी न्यूज में था यूएन कॉल ऑन ह्यूथीज टू स्टॉप देयर अटैक ऑन शिपिंग इन रेड सी। रेड सी हमने पढ़ लिया था रेड सी हमने, यहाँ गल्फ ऑफ एडन भी पढ़ लिया था, ठीक है। और ये कौन से आइलैंड थे? आइलैंड्स कौन से हैं ये? मैंने बताया था, मैंने यही बताया था कि ये यूपीएससी ने पूछे थे कि ये कौन से आइलैंड है। सोकोत्रा आइलैंड है ये, बिलोंग टू यमन, यमन के आइलैंड है। जैसे इंडिया के पास अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप द्वीप है, ऐसे ही यमन के पास ये इंडियन ओशियन में, ये इंडियन ओशियन है सारा का सारा, ठीक है। इंडियन ओशियन की कौन सी ब्रांच है ये? अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। ये अरेबियन सी लिखा भी हुआ है यहाँ पे, थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो ये अरेबियन सी ब्रांच है इंडियन ओशियन की। उसके अंदर ये आइलैंड है स्कोत्रा आइलैंड, ये यमन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ह्यूथीज जो है रेबल मिलिटेंट ग्रुप है, यमन से बिलोंग करते हैं, कंट्री है यमन। बाकी ये गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, रेड सी कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। रेड सी को अगर वैसे जियोग्राफिकली बताना हो तो ये बिटवीन अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में, इधर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। और ये हमने पढ़ा भी था, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जिसमें 4 कंट्री आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है, सोमालिया और इथियोपिया। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका, और ये अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच में है रेड सी। तो रेड सी भी एक एक्सटेंडेड वर्जन है इंडियन ओशियन का, है तो ये इंडियन ओशियन ही यहां तक, ठीक है। तो रेड सी एक एक्सटेंडेड वर्जन है इंडियन ओशियन का जो अरेबियन सी ब्रांच है। सिमिलरली ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे ये है गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि ये ओमान कंट्री है तो यहाँ पे ये गल्फ बन रही है तो इसको गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। गल्फ और बे
ये इंटरचेंजेबली यूज होंगे वर्ड। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बे वो होता है वो वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हो और एक तरफ से वाइड ओपन हो, उसको बोलते हैं बे। और गल्फ होता है एक ऐसी वाटर बॉडी जो ऑलमोस्ट चारों तरफ से वाटर से घिरी होती है, एक नैरो पैसेज होता है निकलने का, जैसे ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान तो एक ओपन वाटर बॉडी है, तीन तरफ से ही लैंड से घिरी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ और बे ऐसा कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया नहीं है कि गल्फ जो होगा उसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने जर्नल डेफिनेशन बताई। बे वो जियोग्राफिकल वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड से सराउंडेड है और एक तरफ वाइड ओपन है, उसको बोलते हैं बे। ऐसी वाटर बॉडी जो ऑलमोस्ट चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है, सिर्फ एक नैरो पैसेज है निकलने का, उसको बोलते हैं गल्फ। ये जर्नल डेफिनेशन है। एक्सेप्शन आर देयर, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ ओमान। ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। इसके बाद मिडिल ईस्ट स्टार्ट हो जाता है, ये सारा मिडिल ईस्ट है। यहां अभी क्राइसिस चल रही है, ईरान, इजराइल, लेबनान, ठीक है, पैलेस्टाइन, इनके बीच में जो वॉर चल रहा है अभी वो एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब बढ़ना उसका, ठीक है। तो मैंने बताया भी था दो ग्रुप, एक हमास और एक हिजबुल्लाह, ठीक है। हमास कहां पे ऑपरेट कर रहा है? गाजा स्ट्रिप पे, गाजा स्ट्रिप पे ऑपरेट कर रहा है। गाजा स्ट्रिप यहाँ पे है, ये रही, ये है गाजा स्ट्रिप यहाँ, ठीक है। और ये ऊपर लेबनान है जिसकी कैपिटल है बेरूत, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेट करता है हिजबुल्लाह। ये दोनों शिया मिलिटेंट ग्रुप है, ये हमने पढ़ा था, शिया मिलिटेंट ग्रुप है। क्यों फाइट करते हैं? ये ईरान से बैक्ड है, ईरान बैक करता है इन लोगों को, ठीक है। और ये इसलिए अटैक करते हैं इजराइल के साथ क्योंकि इजराइल जो है वो पैलेस्टाइन को टेक ओवर कर रहा है धीरे धीरे। इजराइल और पैलेस्टाइन एक ही जगह पे दो कंट्री हैं, ठीक है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था टू नेशन थ्योरी, बिलोंगिंग टू नेशन थ्योरी रिलेटेड टू विच कंट्रीज? सो टू नेशन थ्योरी इज पैलेस्टाइन एंड इजराइल से रिलेटेड है, ठीक है। पैलेस्टाइन की कैपिटल है ईस्ट जेरूशलम और इजराइल की है वेस्ट जेरूशलम, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट है। ये लिखवा चुका हूं मैं, इसलिए नहीं लिखवा रहा। डन, चलिए आगे। टू नेशन थ्योरी कौन पूछ रहा है? पैलेस्टाइन एक कंट्री, ये पूरी पैलेस्टाइन कंट्री होती थी पहले। यहां पे मैं इरेज करके बताता हूं, ये आपको जो दिख रहा है ये पैलेस्टाइन था कभी। अभी इसी में मैं जितने पोर्शन को ऑलमोस्ट ये जो मैंने रेड कर दिया है, ये पोर्शन इजराइल ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। और पैलेस्टाइन को सिर्फ ये इसमें इतने में छोड़ दिया जितना ये है। तो एक ही जगह पे दो नेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही टेरिटरी में। जो पहले एक पैलेस्टाइन की टेरिटरी थी, अब वहां इजराइल और पैलेस्टाइन दो कंट्री फाइट कर रही हैं एक दूसरे के लिए। और इजराइल अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है और पैलेस्टाइन का एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट है कजाकिस्तान। किर्गिस्तान हमने किया था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की थी हमने, तो किर्गिस्तान किया होगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की थी तो, ठीक है। कजाकिस्तान की थी क्या? यस या नो? कहते हम पढ़ते ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं करा रहे हो। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं। लिखो किस किस को? सेंट्रल एशियन कंट्री में सबसे पहला लिखो कजाकिस्तान। सेंट्रल एशियन कंट्री पहली है कजाकिस्तान, कैपिटल है अस्ताना, ASTANA, ठीक है। अभी चेंज हुई थी ये कैपिटल का नाम, पहले इसका नाम था नूर सुल्तान। लार्जेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान। इनके नाम उन ट्राइब्स को बताते हैं जो ट्राइब यहाँ पे रहते हैं। कजाक ट्राइब यहाँ पे रहते हैं तो कजाकिस्तान, उज्बेक रहते हैं उज्बेकिस्तान,
ठीक है, किर्ग रहते हैं वहां पे किर्गिस्तान, तो ट्राइब के नाम पे इनके नाम है इन कंट्रीज के, ठीक है। नूर सुल्तान इसका पहले का नाम था, अस्ताना बदल दिया 2018 या 19 में, अभी रिसेंटली चेंज किया था। इसका पहले कैपिटल का नाम होता था नूर सुल्तान, अब उसका नाम बदल के रख दिया अस्ताना। हाँ, जगह सेम है, ठीक है। दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्री लिखो, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, कई बार कर चुके हैं हम। उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तीसरी लिखो किर्गिस्तान, कैपिटल बिस्केक। किर्गिस्तान थर्ड, बिस्केक कैपिटल है किर्गिस्तान की। देन ताजिकिस्तान, ये यहां पे है ताजिकिस्तान, फोर्थ कंट्री लिखो, कैपिटल दोसांबे। ताजिकिस्तानी कैपिटल है दोसांबे, ठीक है। फिफ्थ लिखो तुर्कमेनिस्तान, कैपिटल है आस्काबाद। बाद में हम एक आस्काबाद एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे, जैसे हमने ब्रिक्स पढ़ा वैसे ही हम आस्काबाद एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे, उसका भी इंडिया मेंबर है, ठीक है। इन सबको सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। इधर ये चाइना है पूरा, तो कजाकिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर करता है, किर्गिस्तान भी चाइना के साथ बॉर्डर करता है, तजाकिस्तान भी चाइना के साथ बॉर्डर करता है, ठीक है। तो ये इधर, ये जो वाटर बॉडी दिख रही है इसका नाम है अरावल सी। नेक्स्ट लिखो अरावल सी, इज ए वाटर बॉडी बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये भी यूपीएससी ने पूछा था कि वाटर बॉडी किन दो कंट्रीज के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये याद रखना, दोनों में जेड जेड आता है, जिन दो कंट्री के बीच में है ये। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक वाटर बॉडी है जिसको बोलते हैं अरावल सी। अब कहने को सी है, अभी ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल मतलब इसमें पानी नहीं है, सूख गया है बिल्कुल, ठीक है। प्लेन हो गया है अभी एरिया, पानी नहीं है अभी इसके अंदर, ठीक है, पहले हुआ करता था। डन, अरावल सी लिख लिया। देन उसके बाद है कैस्पियन सी, लिखो कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में पहला पॉइंट लिखो लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। नाम सी है लेकिन ओवियस जो चारों तरफ से पानी से घिरी वाटर बॉडी को लेक बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे इसको सी बोलते हैं, कैस्पियन सी। लार्जेस्ट लेक है ये वर्ल्ड की, कैस्पियन सी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कैस्पियन सी को कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं, सराउंडेड बाय विच कंट्रीज। तो आप एक एक्रोनिम याद रखना, तारिक। तारिक वो एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब होता है कि इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड जिसमें हर एक लेटर का एक फुल फॉर्म होगा, उसको एक्रोनिम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब है अजरबैजान, आर का मतलब है रसिया, ये रसिया ऊपर से, ठीक है। आई का मतलब है ईरान, ये देखो ईरान इधर वाटर बॉडी से टच हो रही है, और के का मतलब है कजाकिस्तान। तो ये कंट्रीज से कैस्पियन सी की बाउंड्री लगती है। तारीख वर्ड याद रखना, और तारीख में जहां कंफ्यूजन होगा वहां होगा कि तुर्कमेनिस्तान है कि तजाकिस्तान है, ठीक है, क्योंकि जब टीटी याद रहेगा तो बाद में ये याद रहना मुश्किल होता है कि तुर्कमेनिस्तान है कि तजाकिस्तान है, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान याद रखना, कैसे याद रखोगे वो आप देखना कि कैसे याद रहेगा। डन। से क्या था? ईरान, यहाँ पिक्चर देखो ना, ईरान से बाउंड्री लग रही है, तुर्कमेनिस्तान से लग रही है, इधर कजाकिस्तान से, ये पूरा का पूरा रसिया है यहाँ तक,
फिर ये अजरबैजान है, फिर नीचे ईरान है। ये सारी कंट्रीज कभी यूएसएसआर का पार्ट होती थी। जो यूएसएसआर हमने पढ़ा था, ये सभी कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट थी। 1992 में ब्रेक डाउन होने के बाद ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। ठीक है, अब किर्गिस्तान ने क्या किया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया स्नो लेपर्ड नेशनल सिंबल। इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? हाँ, पूरा नाम रॉयल बंगाल टाइगर। ये इंडिया का नेशनल एनिमल है। ठीक है, इसका नेचुरल हैबिटेट है सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन के अंदर पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, और सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, इंडिया में। वैसे कुछ एरिया सुंदरबन का बंगाल में भी बांग्लादेश में भी जाता है। ठीक है, लेकिन सुंदरबन जो है वहां पे ये मिलता है। सुंदरबन जो है ये वो एरिया है जहां पे गंगा रिवर और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूटरी बे ऑफ बंगाल में मिलती है। जहां गंगा रिवर और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो वहां पे सुंदरबन है। ठीक है, डेल्टा भी बनता है। इसका नाम सुंदरबन क्यों है? हाँ, यहाँ पे सुंदरी नाम का एक ट्री मिलता है, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। और ये लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड की, सुंदरबन डेल्टा। मंगोलिया की क्या कैपिटल है? पढ़ा था हमने पहले भी, पहले सेंट्रल एशिया भी पढ़ा था मैंने पहले एक बार। यू से है कुछ, उलन बटार। रसिया की मॉस्को, चाइना की बीजिंग। नेक्स्ट है बांग्लादेश। ये लिखा मिलेगा, बार बार मत लिखो, मत बार बार पढ़ो। ये यहां है सुंदरबन डेल्टा जो हम बात कर रहे थे, ये सारे सुंदरबन डेल्टा हैं। ठीक है, ये इस रीजन को बोलते हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, ये न्यूज जनवरी की है, तो वहां पे अवामी लीग शेख हसीना जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी पार्टी थी। ठीक है, और अभी तो ये कंट्री से भाग गए, मतलब आउट है। ठीक है, अभी बांग्लादेश के जो में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने एक पर्सन को वहां का केयर टेकर बनाया है। मतलब जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाते नए, तो वहां पे एक केयर टेकर अपॉइंट किया गया है, मोहम्मद यूनिस खान। केयर टेकर ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट, मतलब इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर वहां के अभी है, मोहम्मद यूनिस खान। ही इज नोन फॉर या नोन फॉर की जाए, ये भी ले सकते हो, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग। इनको फादर बोला जाता है माइक्रो फाइनेंसिंग का। माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है? इन्होंने क्या किया था बांग्लादेश में, जो छोटे छोटे डे टू डे ट्रेडर हैं, कोई सब्जी की रेडी लगाता है, कोई लेडी है, कोई काम कर रही है, कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही है, कोई टॉय सेल कर रहा है, ऐसे लोगों को लोन देना स्टार्ट किया। किसी को 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। तो ऐसे वो लोग रिटर्न बहुत जल्दी देते थे। वहां पे पैसा
जो है कि वापस रिटर्न ना हो, इस बात का खतरा बहुत कम होता था। तो उन्होंने ऐसा करके पूरा एक नेटवर्क बना दिया बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली, वो पॉवर्टी से ऊपर आ पाए, क्योंकि उनको जरूरत के लिए, जैसे किसी को 500 रुपए चाहिए थे, ठीक है, 500 रुपए लिए उसने अपना काम किया दिन का, और शाम को जो बचत थी वो रख के 500 वापस लौटा दिए उनको, ठीक है। तो धीरे धीरे वो लोग पॉवर्टी से ऊपर आ गए माइक्रो फाइनेंसिंग की हेल्प से। तो इनको बोला गया फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग, और इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना है कि मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के केयरटेकर हैं, फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग, और इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। किसके लिए? जो इन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग की थी उसके लिए। नहीं करना, याद करना होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। शायद ही इज द ओनली बांग्लादेशी जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कैपिटल ढाका, ये जो देख रहे हो ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ओनली स्टेट ऑफ इंडिया हुज बॉर्डर टच विद ए फॉरेन कंट्री फ्रॉम द 3 साइड, ठीक है। चौथी साइड आसाम से लगता है, तो आसाम और बांग्लादेश के बीच में सैंडविच है एक तरह से। म्यांमार से इसकी बाउंड्री नहीं लगती। त्रिपुरा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन स्टेट हु इज सराउंडेड बाय 3 साइड फ्रॉम द इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। तो बांग्लादेश 3 साइड से त्रिपुरा को इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। डन। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम में ही सब कुछ है कि क्या क्या करते हैं ये। कोऑपरेशन मतलब सहयोग करते हैं इकोनॉमिक्स में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और अलग अलग और सेक्टर जो है मल्टी सेक्टर्स में, जिसमें 2 मेन है टेक्निकल और इकोनॉमिक। तो मल्टी सेक्टर्स में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वो सभी कंट्रीज का ग्रुपिंग है। इट्स लाइक ब्रिक्स, इसको आप लिख लो, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स रीजनल नहीं है। रीजनल वो होती है जो एक रीजन में हो पर्टिकुलर, उसको रीजनल बोलते हैं। ब्रिक्स तो रीजन में नहीं है, उसमें ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, तो अलग अलग रीजन की कंट्री हैं। इसमें सारी की सारी कंट्रीज वो हैं जो बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ है, ठीक है। तो मेंबर कंट्री देखो कौन कौन सी हैं इसकी। म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और थाईलैंड। ऐसे तो होना तो भूटान भी नहीं चाहिए कि भूटान कौन सा बे ऑफ बंगाल में खुलता है, लेकिन इनको साथ में लेके चलते हैं। थाईलैंड है, हाँ, बिम्स्टेक के मेंबर्स।
चेक कर लेना अभी। थाईलैंड, मेरे ख्याल में तो यही होना चाहिए, थाईलैंड। एआई है, एआई कर लो तो। अच्छा, थाई करके बता रहे हो, थाई पीपल जो हैं, ठीक है। तो थाईलैंड, ये 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, लिख लिए। याद करने के लिए एक एक्रोनिम लिख सकते हो, अगर आपको याद रह जाए उससे, माई SBI ब्रांच नंबर इज 3। माई म्यांमार, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश, इंडिया, भूटान या बांग्लादेश, नेपाल, इससे कुछ नहीं है, और TH फॉर थाईलैंड, ठीक है। इसे सॉर्ट ऑफ एक्रोनिम जिससे आपको याद रह जाएगा, अदरवाइज याद नहीं रहेंगे। नेक्स्ट लिखो, नैपैडू, पहले बर्मा थी। थिम्पू, THIMPU, थिम्पू। लिखो, 2024 में बिम्स्टेक समिट न्यू दिल्ली में हुई है। समिट मतलब एनुअल मीटिंग। जो एनुअल मीटिंग हुई है बिम्स्टेक की 2024 में, वो हुई है न्यू दिल्ली में। बैंकॉक। डन। इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे, 1970 वॉर में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, मतलब बांग्लादेश का उससे पहले नाम था ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में, 1971 तक बांग्लादेश का नाम था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये वेस्ट जो पाकिस्तान है उसका एक हिस्सा था जो ईस्ट में था, तो ईस्ट पाकिस्तान इसका नाम था 1971 तक। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसमें बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी को हेड किया था शेख मुजीबुर रहमान ने। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं गांधी को फादर ऑफ नेशन, तो ये फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश के हैं, शेख मुजीबुर रहमान, एंड ही इज द फादर ऑफ शेख हसीना। ये शेख हसीना के फादर हैं, ये इनकी डॉटर है, ऐसे लिखो। इनकी डॉटर है शेख हसीना। बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी को इन्होंने हेड किया था, मतलब उस वॉर में जो मेन पर्सन था बांग्लादेश की तरफ से, जिसने बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी को लीड किया था, लीड कर लो, LEAD, लीड किया था, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। और इनको जो बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी थी उसको ट्रेन किया था इंडिया ने। फादर ऑफ बांग्लादेश, जैसे इंडिया में हम फादर ऑफ नेशन गांधी को बोलते हैं, तो इनको वहां बोला जाता है। ये इस बंगा बंधु के नाम से भी फेमस है वहां पे। बंगा बंधु, बंगा मतलब बांग्लादेश, बंधु मतलब फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बंगालीज जो थे बांग्लादेश में, ठीक है, उनको मतलब लिबरेशन दिलाने में हेल्प किया था, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा परसिक्यूशन कर रहा था। परसिक्यूशन होता है मतलब
किसी को मतलब टेरेबली क्रुएल्टी के साथ किल करना, ठीक है। तो तब यहां से भाग के बहुत सारे लोग इंडिया आ रहे थे, तो इंडिया ने पाकिस्तान को समझाया कि या तो इन पर्सन्स को रोको, नहीं तो फिर हमें फोर्सफुली वॉर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान नहीं माना, तो फिर हम वॉर में एंटर हुए थे 1971 में। तो उस वक्त फिर बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी बनी, जिसको इंडिया ने ट्रेन किया, और इंडियन आर्मी और बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी ने मिलके इस पाकिस्तान को यहाँ पे सरेंडर करने पे मजबूर किया था, ठीक है। 1971 इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और शिमला एग्रीमेंट हुआ था। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल्स थे उनको हमने सरेंडर करवा दिया था। तो फिर एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1971। हाँ, प्राइम मिनिस्टर थी। शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला एग्रीमेंट लिख लो, कॉन्फ्रेंस तो पहले भी होगी एक। तो वो जो हमने 1 लाख पकड़े थे वो भी प्रिजन ऑफ वॉर थे, POW, ठीक है। तो उस टाइम पे ये मतलब बोला जाता है कि दैट इंडिया हैज एन अपर एज, क्योंकि हमारे पास 1 लाख बांग्लादेशी आर्मी के पर्सनल्स थे, सो वी कैन नेगोशिएट कि हमें POK वापस दे दो और इनको ले लो, ठीक है। आर्मी के जो वो थे पर्सनल्स थे, ठीक है। तो लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी ने वो स्टेप लिया नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लिया, लेकिन ये कई बार आप इसको पढ़ोगे कि दैट वाज द मोमेंट इन द हिस्ट्री जहां पे हम POK को वापस ले सकते थे, कि हम लोग बदले में हम लोगों ने सच कुछ लिया नहीं उनसे, ठीक है। तो हमने 1 लाख, सिर्फ ये था कि भाई आगे से आप हम पे अटैक नहीं करेंगे और ये वो कंडीशंस थी। हालांकि उसके बाद फिर से वॉर हुआ, ठीक है। 1965 में वॉर हुआ, 1971 में वॉर हुआ, फिर 1999 में वॉर हुआ, कारगिल वॉर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेगोशिएट किया था, तो उस नेगोशिएशन को बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से, शिमला एग्रीमेंट बोल लो बेटर है, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस हम एक और भी पढ़ेंगे 1945 में हुई थी। डन। और आज के टाइम पे बांग्लादेश टेक्सटाइल में वर्ल्ड लीडर है, टेक्सटाइल में वर्ल्ड लीडर है बांग्लादेश। तो आप कहीं यूरोपियन कंट्रीज में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, वहां पे अगर आप कोई भी टेक्सटाइल गुड्स बाई कर रहे हो तो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली लिखा मिलेगा मेड इन बांग्लादेश।